हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी उसकी मोनोपोली थी, मतलब ब्रिटेन की कोई और कंपनी इंडिया में आकर के ट्रेड नहीं कर सकती थी, कोई भी चीज़ खरीद या बेच नहीं सकती थी। सिर्फ और सिर्फ ये राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थे। तो ब्रिटेन में और जो कंपनियां थी उन्होंने विरोध किया कि भाई ऐसा क्यों। तो उसके विरोध के बाद में चार्टर एक्ट आया था 1813 में। इसका आंसर सी है ये। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में इसकी जो मोनोपोली थी, जो ये था कि भाई केवल आप ही यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, इंडिया में आप ही खरीद बेच कर सकते हो, वो नहीं है, बाकी कंपनियों को भी अलाउ किया जाएगा। हालांकि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके दो राइट्स अभी भी छोड़ दिए गए थे कि इंडिया के ऊपर तो उसकी मोनोपोली ख़त्म हो गई, लेकिन चाइना के में ट्रेडिंग करने की मोनोपोली अभी भी थी इनके पास में। और ये चाय में ट्रेडिंग कर सकते थे, मतलब चाय के जो सोल राइट्स हैं वो इन्हीं के पास में थे। ठीक है, चाय को कोई और ख़रीद या बेच नहीं सकता था, सिर्फ यही कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था काफ़ी पहले। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। बजट का डिस्कशन करने की पावर सबसे पहले कब मिली काउंसिल को? तो ये 1892 एक्ट से मिली थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसकी जो डिस्कशन पावर्स हैं उसको बढ़ा दिया गया था। तो इसका आंसर बी है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के तहत बनाया गया था? चार ऑप्शन है आपके पास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ए है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसको बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में। और इसके जो पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे इलिजा एमपी। सर इलिजा एमपी वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए यूपी के आरओ में पूछा गया था 2016 में। विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, कौन सी स्टेटमेंट सही है? सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वाज एस्टेब्लिश्ड बाई द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये स्टेटमेंट देखो सही है, हमने अभी भी पढ़ा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे सुप्रीम कोर्ट बना था। दूसरा, लेमेस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, तो ये स्टेटमेंट गलत है, अभी अभी तो हमने पढ़ा इलिजा एमपी, सर इलिजा एमपी पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वन ओनली इज़ करेक्ट। करेक्ट कोड्स हमसे पूछा गया है। जब भी आप आंसर सॉल्व कर रहे हो तो इस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान दिया कीजिए, अंडरलाइन कर लिया कीजिए। कई बार इनकरेक्ट कोड्स पूछे जाते हैं, अगर इनकरेक्ट कोड्स पूछे जाते तो इसका आंसर बी हो जाता है। तो इसका आंसर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में 2014 में पूछा गया है। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। ठीक है, देखो जब भी फेडरेशन की बात होगी, ये जब भी टर्म आएगा तो एक बात समझ लेना, फेडरेशन की बात सबसे पहले 1935 में ही हुई थी, है ना। 1935 से पहले तो फेडरेशन की कभी कोई बात ही नहीं हुई। तो देखो इसमें कौन कौन से एक्ट्स दिए हुए हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो 1861 में कभी फेडरेशन की बात ही नहीं हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, तो इसमें भी देखिए कभी भी फेडरेशन की बात नहीं हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें भी कभी फेडरेशन की बात नहीं हुई। तो ये तीनों आंसर हो ही नहीं सकते हैं। चौथा क्या है, हमारा आंसर होना चाहिए था 1935 एक्ट, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है नन ऑफ दी अबव, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका डी हो गया। फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑन 1 अक्टूबर 1937। ठीक है, इसके जो पहले जो चीफ जस्टिस थे फेडरल कोर्ट के वो कौन थे? मॉरिस गयोर, सर मॉरिस गयोर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। ओके, और अभी हमने बताया था कि उसके कौन थे? सर इलिजा इम्पेली थे सुप्रीम कोर्ट के।
जो कि 1773 के एक्ट के तहत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से फेडरल कोर्ट से रिलेटेड है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अभी हमने देखिए पिछले एक्सप्लेनेशन में था कि वो 1937 में एस्टेब्लिश हुआ था। 1935 के एक्ट में प्रोविज़न था कि हम बनाएंगे, और 2 साल के अंदर इसको बना के तैयार कर दिया गया था फेडरल कोर्ट को। ओके, सो आंसर बी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए यूपीपीसीएस के प्री में पूछा गया है। इसमें मैच वाला है, मैच द फॉलोइंग। तो देखो मैच द फॉलोइंग वाले डिफ़िकल्ट भी होते हैं और इजी भी होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो मैच कराना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप कोई सा भी एक या दो सही से मैच करा लो, आपका पूरा आंसर निकल आता है। जैसे कि देखो इस वाले केस में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मान लो आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत हुआ था। अब आप यहीं पर रुक जाओ, आपको सॉलिडली ये चीज़ पता है, तो आप आओ यहाँ पे ऑप्शंस में देखो कि बी 1 से कहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखो बी पहले में तो 2 से मैच कर रहा है, दूसरे में मैच कर रहा है 1 से, और बाकी इन दोनों में नहीं मैच कर रहा। जिनमें मैच नहीं कर रहा उसको एलिमिनेट कर दो, केवल आपका आंसर बी हो गया, आपको पता चल गया। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपका ये बन जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ था। चार्टर एक्ट 1813 से परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, इंग्लिश मिशनरीज को परमिशन दी गई थी। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी के प्री में पूछा गया है 2017 में। इसमें क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। अब देखो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो चारों ऑप्शंस होते हैं वो बड़े एक दूसरे से मिला जुला करके बनाए जाते हैं। चारों ऑप्शंस को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। डायरकी का मतलब डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस। ठीक है, तो ये चीज़ डायरकी नहीं होती है। जो 2 हाउसेस होते हैं उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, आपने वो पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये टर्म डायरकी नहीं है, ये इसका मतलब बाई कैमरलिज्म। इसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, डबल गवर्नमेंट की आप बात कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब भी डायरकी नहीं है। डबल गवर्नमेंट मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर टाइप की हो गई। ठीक है, तो ये भी डायरकी नहीं होता है। हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंडन एंड अनदर इन दिल्ली, नहीं, ये भी नहीं है डायरकी। डायरकी का सही मीनिंग है ये, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे सब्जेक्ट्स, एक थी रिजर्व्ड कैटेगरी और एक थी ट्रांसफर्ड कैटेगरी। जो रिजर्व्ड कैटेगरी होती थी उसमें इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते थे वो रखे जाते थे, और इनको गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो है हैंडल करती थी। जैसे कि डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, है ना। इसमें वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए या फिर लेजिस्लेचर के लिए। रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर में उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता था और उन्हें कोई जवाब नहीं देना होता था। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं जैसे कम इम्पोर्टेंस वाले थे उस टाइम के हिसाब से, एजुकेशन हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, तो ये सब जो है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, लेजिस्लेचर जो थी, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको मिनिस्टर बना दिया जाता था, उनसे कहा जाता था कि आप इनको हैंडल करो इन सब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो उसके लिए क्या उनकी जवाबदेही होती थी, संसद में डिस्कशन होता था, भैया वो जवाब देते थे कि भैया आपने काम क्यों कर दिया। जबकि इन सब्जेक्ट्स पे जो काम किया गया उस पर कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता था कि पुलिस ने फ़लानी एक्शन ली तो भाई क्यों ली। तो इस तरीके से ये आंसर इसका डी हो गया, और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर वही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये देखिए यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल। ठीक है, तो कौन से एक्ट में डायरकी सेंट्रल, तो इसका सिंपल सा आंसर है, थोड़ा सा आप इन एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपके हिस्ट्री के और आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री मिला करके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ज़रूर हर एग्ज़ाम में हर साल, वो आप यहाँ से आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ओके, सी आंसर है इसका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ और फीचर्स हैं जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डायरकी वाज देखिए, एक तो इसमें है बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, कई बार क्वेश्चन आता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद सुप्रीमेसी ख़त्म हो गई थी, तो नहीं, सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 आने के बाद भी इंटैक्ट रही थी। फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था, मॉरिस गयूर जो है उसके चीफ जस्टिस बन गए थे। इसी तरीके से एक सेंट्रल फेडरल बैंक बनाई गई थी जिसका नाम बाद में आरबीआई हो गया था। ये भी 1935 एक्ट का प्रोविज़न है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेटअप डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। अभी बताया था यूपीपीसीएस में, देखो रिपीट हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका आंसर है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आगे हम मिलते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।